हम्म, नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संजय चंदा है। मैं सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट मुरादाबाद में कॉर्निया एंड एंटीरियर सेगमेंट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट हूँ। हमारे अस्पताल सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट में रिफ्रैक्टिव सर्जरी डिपार्टमेंट में अत्याधुनिक तरीके और टेक्नोलॉजी के तहत आप लेसिक और पीआरके की पद्धति से आपके चश्मे का अगर हाई नंबर है तो उसको किसी भी तरह की इंजेक्शन या दर्द का अनुभव किए बिना अच्छा ट्रीटमेंट करा के चश्मा से मुक्ति होने का अनुभव ले सकते हैं। सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट में काफ़ी तादाद में यंग पेशेंट्स आकर उन्होंने अपने आँखों की ये हाई माइनस पावर या प्लस पावर के कारण चश्मा लगने का ट्रीटमेंट करा के इसका लाभान्वित अनुभव किया है। और हम उन सारे स्टूडेंट्स जो आगे अपने प्रोफेशनल और करियर में मेडिकल इंजीनियरिंग या डिफेंस या अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज में क्वालिफ़िकेशन के लिए जहां उनकी मेडिकल टेस्ट में फ़िटनेस को उनको नकार दिया जाता है, उन सभी के लिए, प्लस जो प्रोफेशनल अलग अलग जैसे मीडिया या फिल्म इंडस्ट्री और जहाँ पे काम करने के लिए उनको कॉस्मेटिक अपीयरेंस के लिए चश्मा उनको आड़े आती है, उनके लिए भी आप ये अच्छी ट्रीटमेंट का लाभ उठा सकते हैं। लेसिक या पीआरके एक बिल्कुल इंजेक्शन रहित या दर्द रहित टेक्नोलॉजी है जिसमें हम आँखों में ड्रॉप का इस्तेमाल करते हुए आँखों को सुन करते हैं और कोई भी ऑपरेशन होने से पहले हम आँखों की कुछ न्यूनतम जांच कर लेते हैं। वो सारी आँखें जिनमें सारी टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है उनको पेशेंट को सिलेक्ट करके हम अपने यहाँ पे ऑपरेशन करवाते हैं। अपनी कस्टमाइज्ड लेसिक और इस पद्धति से उनको काफ़ी फ़ायदा होता है और हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में और लेसिक और पीआरके के बारे में बाकी लोगों को भी इसका अनुभव और फ़ायदा देना चाहते हैं। सो आई इज़ लाइक अ बॉल। जैसे हमारे को किसी को माइनस नंबर है या किसी को प्लस नंबर है, जैसे मायोपिया या हाइपरोपिया कहते हैं, उसमें दूर से जब हमारी रोशनी आती है तो दूर से आने वाली रोशनी आँख के अंदर के कॉर्निया से फोकस होकर आँख के रेटिना के ऊपर पड़ती है। तो अगर किसी का माइनस नंबर है या प्लस नंबर है तो उसकी आँख नॉर्मल से या तो बड़ी है या छोटी है। तो अगर नॉर्मल से बड़ी है यानी कि मायोपिया जिसे कहते हैं, तो अगर मायोपिया है तो दूर से आने वाली रोशनी आँख के रेटिना पे फोकस नहीं होकर उससे पहले फोकस हो जाती है क्योंकि आँख नॉर्मल से बड़ी है। तो ऐसे केसेस में या तो वो चश्मा लगाते हैं या कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं जिससे कि आँख दूर से लाइट जो आती है वो हमारे आँख के पर्दे पे फोकस हो जाती है। ये जो कमी है इसे पूरा करने के लिए अगर कोई आदमी चश्मा नहीं लगाना चाहता तो उसके पास कॉन्टैक्ट लेंसेज के अलावा जो सबसे अच्छा विकल्प आज की तारीख में है तो वो है लेसिक या पीआरके। और इसके अलावा भी कुछ सर्जरीज़ हैं जिसे हम रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़ कहते हैं, जैसे आईसीएल और स्माइल। पर अभी तक सबसे पॉपुलर और सबसे वाइडली एक्सेप्टेड जो सर्जरी है वो लेसिक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारी काली पुतली है ये दरअसल काली नहीं है, ये एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। जैसे कोई शीशा है या जैसे कोई चश्मा है, तो वो जो ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है वो दूर से आने वाली रोशनी को हमारे आँख के पर्दे के ऊपर फोकस करती है। ये झिल्ली के ऊपर से हम लोग एक लेयर को हटाते हैं और फिर लेज़र की किरणों से उसके ऊपर जो पेशेंट का नंबर होता है वो उसके ऊपर स्कल्प्ट कर देते हैं और उसके बाद से वो फ्लैप वापस से लगा देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ सेकंड्स लगते हैं जो लेज़र की प्रक्रिया है, लेकिन पेशेंट की तैयारी और ऑपरेशन के लिए जब हम उसे लेके जाते हैं वो सारी प्रक्रिया में कुछ 15-20 मिनट आधा घंटा भी लग जाता है। ये लेसिक का प्रोसेस है और जैसे ही वो फ्लैप हम वापस लगाते हैं वो कुदरती अपनी जगह पे जाके चिपक जाता है और अगले दिन से बिना टाँके के और बिना किसी और प्रोसीजर के अगले दिन से वो रोज़मर्रा का काम करने लगते हैं। तो लेसिक एक बहुत सिंपल वाइडली एक्सेप्टेड तरीका है और बहुत आसानी से पेशेंट अपने चश्मे से छुटकारा पा लेते हैं। लगभग 1 हफ्ते तक ऑपरेशन के बाद उन्हें पानी से बचाव रखना पड़ता है और लगभग 1 महीने तक धूप से बचाव रखना पड़ता है और कुछ ड्रॉप्स वगैरह भी डालनी पड़ती हैं जिससे कि उनकी आँख की रोशनी अच्छी बनी रहे और डिस्कम्फर्ट वगैरह ना हो।
लेसिक के बारे में कई लोगों को ये भ्रांति है कि हर व्यक्ति को लेसिक किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं है। हर एक आदमी लेसिक नहीं करा सकता, उसकी कुछ खास रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे अगर किसी का नंबर चेंज हो रहा है, ख़ास तौर से 21 साल की उम्र से नीचे अगर किसी का नंबर चेंज हो रहा है तो हम लोग नहीं करते हैं। 18 साल की उम्र से नीचे तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। अगर किसी का नंबर स्टेबल है, 18 ईयर से ऊपर एज है तो भी लेसिक किया जा सकता है। लेकिन अगर नंबर स्टेबल नहीं तो फिर हम लोग 21 साल की उम्र तक वेट करते हैं। इसके अलावा हमारी आँख के, जो मैंने आपको काली पुतली के बारे में बताया है, वो काली पुतली के आकार पे भी निर्भर करता है। उसकी मोटाई इतनी होनी चाहिए कि वो बर्दाश्त कर सके कि आँख का अंदर जब लेज़र हो जाए या उसका फ्लैप हटाया जा सके तो उसके अंदर इतनी मोटाई होनी चाहिए। इसके अलावा उसकी शेप भी करेक्ट होनी चाहिए। इसके अलावा भी हमारे कई स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें कि ब्लड के टेस्ट, थायराइड, प्रेगनेंसी, ऐसे कई बीमारियां हैं जो हम लोग रूल आउट करते हैं, जिसके बाद ही लेसिक किया जाता है। तो एक बार ये सारे प्रोसीजर्स रूल आउट कर दिए जाएं, उसके बाद लेसिक काफ़ी हद तक सेफ़ सर्जरी है। बल्कि आज तक की जितनी भी रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़ हम लोग ने डिस्कवर की हैं, उसमें सबसे सेफ़ सर्जरीज़ में लेसिक है। और कई लोगों के मन में एक ये धारणा भी होती है कि लेसिक कराने के बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आई साइट जा सकती है। तो इसकी संभावना बहुत कम है, लगभग ना के बराबर। ज़्यादातर लोगों में लेसिक के बाद रोशनी जाने का जो रिस्क है वो 0.05% से भी कम होता है। हाँ, कुछ और ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिसमें कि कॉमनेस्ट है अंडर करेक्शन या ओवर करेक्शन, जो कि लगभग 1 से 2% तक हो सकता है। और रिग्रेशन मतलब नंबर उतरने के बाद कुछ टाइम के बाद दोबारा आना। पर ये सारे कॉम्प्लिकेशंस बहुत रेयर हैं और मुश्किल से 2% से भी कम केसेस होते हैं जिसमें कि इस तरह की संभावना हो। तो लेसिक ओवरऑल काफ़ी सेफ़ सर्जरी है। एक और ऑप्शन भी हम लेज़र के ज़रिए से कर सकते हैं और वो है PRK। जिन लोगों की पुतली पूरी मोटी नहीं होती है और वो लेसिक को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको हम PRK भी कर सकते हैं। तो वो भी एक सिंपल और एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। लेकिन ओवरऑल इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसीजर। हमारे हॉस्पिटल में जो लेसिक है उसकी एक ख़ास विशेषता है और वो विशेषता है कि ये एक वेव फ्रंट गाइडेड लेसिक है, जिसे हम वेव स्कैन या एब्रोमेट्री भी कहते हैं। इसके बारे में क्या अनोखी बात है वो ये है कि हमारी आँख में नंबर के अलावा भी कुछ कमियाँ होती हैं जिसे हम एबरेशंस कहते हैं। तो कई लोगों की आँखों में हायर ऑर्डर एबरेशंस होते हैं। वो हायर ऑर्डर एबरेशंस की वजह से सिंपली जब हम लोग लेसिक कर देते हैं, चश्मा तो उतर जाता है, लेकिन कुछ आँख में एबरेशंस रहने की वजह से रात के समय गाड़ी चलाते हुए या तेज़ धूप में जाते हुए, जब आँख के आगे ख़ास तौर से अंधेरे के समय भी और धुंधलके के समय भी आँख के आगे जब पुतली फैलती है तो कई बार एबरेशंस आ जाते हैं और क्वालिटी ऑफ विज़न काफ़ी कम हो जाता है। ये एबरेशंस इस तरह से समझ सकते हैं जैसे पुराने ज़माने के शीशों में आप देखते थे कुछ टेढ़ापन आ जाता है, उस तरह से ये एबरेशंस होते हैं जो आँख की क्वालिटी ऑफ विज़न को कुछ हद तक डाउन कर देते हैं। और उन एबरेशंस से भी हम पीछा छुड़ा सकते हैं अगर हम उन्हें कस्टमाइज़ करें। तो कस्टमाइज़ क्या होता है कि ये एबरेशंस को एक मशीन के ज़रिए से हम लोग मेजर करते हैं और वही मेजर करके हम लोग लेसिक की मशीन में लगा देते हैं और ऑपरेशन के दौरान जब हम लेसिक कर रहे होते हैं तो वो एबरेशंस भी पूरी तरह से हट जाते हैं और मरीज़ का विज़न कई बार हम लोग ये भी पाते हैं कि 20/20 से भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है और वो एबरेशंस भी हट जाते हैं। हर व्यक्ति को कस्टमाइज़ लेसिक कराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कुछ लोगों की आँख में एबरेशंस नहीं भी होते या बहुत कम होते हैं। ऐसे लोगों में हम लोग सिंपल लेसिक करते हैं जिसे हम स्टैंडर्ड लेसिक कहते हैं। लेकिन जिन लोगों की आँखों में एबरेशंस ज़्यादा हैं, ऐसे हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन में भी 30 to 40% लोग होते हैं और उन लोगों को कस्टमाइज़ लेसिक कराने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये भी एक हमारे यहाँ एडवांटेज है जिसके ज़रिए से आप ना सिर्फ नॉर्मल विज़न प्राप्त कर सकते हैं, अपना चश्मा छुड़वा सकते हैं, बल्कि यू कैन हैव बेटर देन नॉर्मल विज़न ऑल्सो। सो एक सवाल कई बार लेसिक के बारे में और उठता है कि क्या, जैसे ऑपरेशन सोचते हैं कि ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा केयर चाहिए होती है, ऐसा नहीं है।
मैंने अभी समझाया था कि लेसिक में हम लोग एक फ्लैप बनाते हैं और वो अपने आप अटैच हो जाता है, और इसी तरह PRK में हम लोग आँख की सतह के ऊपर सीधे लेज़र कर देते हैं। तो जिन लोगों की पुतली बहुत मोटी नहीं है, पतली है, और वो लेसिक को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसमें फ्लैप बनाने की इतनी जगह नहीं होती, उनमें हम लोग सीधा लेज़र भी कर देते हैं, उसे हम PRK कहते हैं। और PRK के बाद मरीज़ को लगभग 1 हफ़्ते तक थोड़ी या 3 या 4 दिन तक कम से कम कुछ चुभन रहती है, और लेसिक में इस तरह की चुभन भी नहीं है, और बहुत जल्दी मरीज़ अपने रोज़मर्रा के काम में लग जाते हैं। तो ये काफ़ी सेफ़ ऑपरेशन है, और ये करने के बाद आप बहुत कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। PRK में लेसिक के मुकाबले में थोड़ी सी तकलीफ़ ज़्यादा रहती है, लेकिन आजकल बैंडेज, कॉन्टैक्ट लेंस और कुछ आई ड्रॉप्स के ज़रिए से भी मरीज़ बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। लेसिक के बाद कितनी जल्दी रिकवरी, क्योंकि ज़्यादातर आजकल जो यंग लोग हैं जिनको लेसिक की आवश्यकता है, वो लोग कंप्यूटर्स पे, मोबाइल पे और पढ़ाई लिखाई का जो काम है उनका, वो बहुत जल्दी करना चाहते हैं। वैसे भी फास्टर जनरेशन है, तो अच्छी खबर ये है कि लेसिक के बाद में आप अगले दिन से अपने रोज़मर्रा के काम कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर्स पे बैठ सकते हैं और किताब भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हमें हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आँख की सरफेस जब तक पूरी तरह हील नहीं होती, उसमें इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि कम से कम 1 हफ़्ते तक पानी के छींटे ना लगाए जाएं और गंदा कपड़ा ना लगाया जाए, और 1 हफ़्ते के बाद इस तरह के प्रिकॉशंस भी सब खत्म हो जाते हैं। और आई ड्रॉप्स की लेकिन आवश्यकता 1 महीने तक रहती है, जब तक पूरी तरह हीलिंग नहीं हो जाती। मरीज़ को ख़ास तौर से हम स्क्वीज़ करने के लिए, कस के आँख बंद करने के लिए और रब करने के लिए मना करते हैं, ताकि वो फ्लैप जो बनाया जाता है लेसिक का, वो डिस्प्लेस ना हो। हालांकि वो कॉम्प्लिकेशन भी बहुत रेयर है, पर ज़्यादातर प्रिकॉशन रख लेना हमेशा बेटर रहता है। तो मेन जो प्रिकॉशन है ख़ास तौर से PRK के बाद में, वो है धूप का। क्योंकि पोस्ट लेसिक या पोस्ट PRK हेज़ से बचने के लिए धूप का एक्सपोजर मिनिमाइज़ रखना होता है। तो वो हम लोग 1 महीने का एडवाइस करते हैं कि तेज़ धूप में डार्क ग्लासेस लगा के जाएं। जो कॉम्प्लिकेशंस के बारे में एक और एप्रीहेंशन होता है, तो मैंने बताया कॉमनली अंडर करेक्शन, ओवर करेक्शन या रिग्रेशन कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन एक और कॉम्प्लिकेशन है जिसके बारे में हम लोग को हमेशा पता रहना चाहिए, और वो है पोस्ट लेसिक ड्राई आई। पोस्ट लेसिक ड्राई आई एक एस्टैब्लिश्ड एंटिटी है, और ये इसलिए होती है क्योंकि जब हम लोग लेसिक का फ्लैप बनाते हैं, चाहे हम फैक्टो से करें चाहे हम मैनुअल लेसिक से करें, जब हम लोग फ्लैप बनाते हैं तो उसके बाद हमारी नर्व्स जो हैं वो सीवियर हो जाते हैं। वो नर्व्स वापस ग्रो करने में 6 महीने से 1 साल तक लग जाता है, और इस प्रक्रिया में हमारी आँख में अगर सेंसेशंस कम हों तो ड्राइनेस होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना हो जाती है। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर कोई आदमी बहुत घंटे कंप्यूटर्स पे बैठता है या मोबाइल पे बहुत घंटे बैठता है, तो ही इज़ एनीवे प्रोन, वो वैसे ही ड्राई आई होने के लिए उसकी संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि जब हम किसी चमकदार सतह पे देखते हैं तो हमारी ब्लिंकिंग रेट कम हो जाता है, और भी कई सारे कारण होते हैं जिन वजह से कंप्यूटर वर्कर्स में ड्राई आई होने की वैसे ही संभावना होती है, और पोस्ट लेसिक भी एक फैक्टर ऐड हो जाता है। तो इसमें हमें कॉन्शियस रहना चाहिए, और लेसिक के बाद हम कुछ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करने के लिए और कंप्यूटर हाइजीन, विजुअल हाइजीन फॉलो करने के लिए जो हम समझाते हैं वो भी फॉलो करना पड़ता है। कुछ लोगों को मसल वीकनेस अगर बॉर्डर लाइन है तो लेसिक के बाद महसूस करते हैं कि वीकनेस ज़्यादा हो गई है, उन्हें हम एक्सरसाइजेस भी समझाते हैं, और उन्हें भी करने से काफ़ी जल्दी कंफर्टेबल हो जाते हैं। एक और चीज़ जो लोग जानना चाहते हैं, और वो है कंप्यूटर विज़न, कंप्यूटर के बारे में और डिजिटल आई स्ट्रेन के बारे में। यानी कि जो कई घंटे हम लोग कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, क्या उसका हमारे आईसाइट पे क्या इफ़ेक्ट आता है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम में, क्योंकि हम लोगों को एक्सपोजर तो हो गया टेक्नोलॉजी का, पर हमें नॉलेज नहीं है कि हमें इसे किस तरह से हैंडल करना है। सबसे मुश्किल चीज़ ये है कि जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन्स होते हैं ये पेपर की तरह नहीं है, तो उसमें पिक्सल होते हैं जो कि हमारे प्रिंट के मुकाबले में कम होते हैं, और हम जब स्क्रीन पे देखते हैं तो हमारी आँख लगातार एक स्ट्रेन पे रहती है।
इस लगातार स्ट्रेन की वजह से हमारे स्ट्रेन से रिलेटेड सिम्टम्स होने लग जाते हैं, और वो सिम्टम्स जो हैं वो हमें पेन और थकान, लाली, और अल्टीमेटली एक और प्रॉब्लम वही है कि क्योंकि हम लोग ब्लिंक नहीं करते हैं किसी चमकदार सतह पे देखते हुए, तो हमारे को ड्राइनेस के सिम्टम्स भी आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं जब एक साथ होनी शुरू हो जाती हैं हमें, तो इसे हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। इसके अलावा भी कंप्यूटर रिलेटेड स्ट्रेन्स और भी होते हैं बिकॉज ऑफ नेक पोस्चर एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो वो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स भी पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो बेसिकली कुछ नॉलेज जो सबको होनी चाहिए वो ये कि हमें किस तरह से काम करना है। तो एक तो आप जब भी काम करें तो आपका हेड जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन से लगभग 15 डिग्री कंप्यूटर का स्क्रीन नीचे होना चाहिए, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो डेस्कटॉप हो। तो अगर आप लैपटॉप पे भी काम कर रहे हैं तो उसको टेबल पे रखें या किसी ऐसी सतह पे रखें ताकि आपकी आँख को ऊपर ना देखना पड़े और बहुत नीचे ना देखना पड़े, लगभग 15 डिग्री का एंगल हो। कोई सामने से पंखे, कूलर या एसी का लगातार हवा आँख पे नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भी आँखों में ड्राइनेस हो जाती है। और कंप्यूटर की स्क्रीन पे कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो भी लगातार स्ट्रेन देता है। एक रूल ऑफ 20 हम लोग यूजुअली रेकमेंड करते हैं कि जो लोग कई घंटे कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, कि उस स्ट्रेन को अवॉइड करने के लिए हर 20 मिनट के बाद 20 बार या तो आँख को ब्लिंक करिए या 20 मीटर दूर कोई चीज़ को देखिए। इससे आपका लगातार फिक्सेट करने की जो आदत है वो छूट जाएगी। और हम रेकमेंड करते हैं कि जितनी बार आप एंटर प्रेस करते हैं उतनी बार आप अपनी आँख को ब्लिंक करें। तो इस तरह से हमारी आँख में जो स्ट्रेन कंप्यूटर्स की पे लगातार काम करने से हो जाता है उससे हम रिलीव कर सकते हैं। यही चीज़ लागू होती है मोबाइल फ़ोन के ऊपर। कई लोग जो कंप्यूटर्स पे नहीं बैठते आजकल मोबाइल पे ज़्यादा काम करते हैं, और उसमें आपको और भी ये ध्यान देना है ख़ास तौर से बच्चों में कि वो 30 सेंटीमीटर से दूर रखें। इसके अलावा टेलीविज़न को लेके भी कई पेरेंट्स को कुछ भ्रांति है कि शायद टेलीविज़न ज़्यादा देखने से चश्मे का नंबर बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है, ना रेडिएशन से इतना कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क टेलीविज़न का पड़ता है, लेकिन एडिक्वेट डिस्टेंस और करेक्ट पोस्चर, ये बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए ताकि आँख पे सही एंगल बने। ये कुछ बातें हैं जो कि हम लोगों को कंप्यूटर विजन सिंड्रोम को प्रिवेंट करने के लिए हमें ध्यान रखनी चाहिए और अपने पोस्चर को भी सही रखना चाहिए। एक सवाल और पूछा जाता है रिगार्डिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज। जो लोग लेसिक नहीं करा रहे हैं या कॉन्टैक्ट लेंसेज को ऑप्ट करते हैं एज एन ऑप्शन फॉर रिफ्रैक्टिव करेक्शन, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज भी कई तरीके के होते हैं। कुछ कॉन्टैक्ट लेंसेज एक्सटेंडेड वेयर, डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज, और कुछ ऐसे और तरीके के कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं जो कुछ बीमारियों में देते हैं, जैसे कि केराटोकोनस में, और कुछ एक स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं जो हम लोग केराटोकोनस में भी देते हैं और एक्सट्रीम ड्राई आई कंडीशंस में ट्रीटमेंट के तौर पे देते हैं। लेकिन जनरली स्पीकिंग जो हम लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज इस्तेमाल करते हैं, जो कॉस्मेटिक पर्पस से इस्तेमाल करते हैं, उनका भी कुछ प्रिकॉशंस हम लोगों को इस लगाते टाइम लेने चाहिए। वैसे कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में लोगों के मन में डर ज़्यादा है और भ्रांतियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन उसके पीछे काफ़ी हद तक सच्चाई नहीं है। कॉन्टैक्ट लेंसेज काफ़ी सेफ़ होते हैं, लेकिन अगर उन्हें सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जाए, जैसे अगर आप उन्हें पहन के सो रहे हैं या जो उनका एवरेज वेयरिंग टाइम है वो 12 या 14 घंटे से ज़्यादा लगा रहे हैं, या उनको ठीक ढंग से क्लीन करके नहीं लगा रहे हैं, तो ज़्यादातर केसेस में कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना होती है। कॉन्टैक्ट लेंसेज के एक्सटेंडेड वेयर से या डैमेज्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज को यूज़ करने से, या अगर कॉन्टैक्ट लेंसेज के ऊपर डिपॉजिट्स हो गए हैं, यानी उन्हें ठीक ढंग से साफ़ नहीं किया गया, या उन्हें रिप्लेसमेंट का जो शेड्यूल है, जैसे कि कुछ कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं जो कि डेली वेयर के हर साल रिप्लेस होते हैं, कुछ हर मंथ रिप्लेस होते हैं, और कुछ डेली चेंज होते हैं। तो अगर मंथली रिप्लेसेबल हैं, वो नहीं किए गए, 2 महीने तक पहन लिए, जो 1 साल के थे वो 1.5 साल तक पहन लिए, 2 साल तक पहन लिए, तो वो लेंसेज पे डिपॉजिट्स आने शुरू हो जाते हैं, या अगर उनका क्लीनिंग शेड्यूल प्रॉपर नहीं लगाया गया। तो ऐसे केसेस में या एवरेज वेयरिंग टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ तक हमारे पास कई बार केसेस आते हैं कि बच्चे उसको प्रॉपर कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन नहीं यूज़ करके कुछ और यूज़ कर लिया, जैसे नल का पानी यूज़ कर लिया, या तो ऐसे कंडीशंस में जो कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं वो फ़ायदे की जगह नुकसान करना शुरू कर देते हैं, और लगातार वेयर एंड टेयर की वजह से हमारी आँख
पे और पलक के बीच में एक फ्रिक्शन पैदा करते हैं। दरअसल कॉन्टैक्ट लेंस एक लेयर बना देता है आँख और पलक के बीच में, जिससे कि जो ऑक्सीजन है वो पूरी तरह से आँख की पुतली तक नहीं पहुँच पाता, और एज अ रिज़ल्ट आँख की पुतली में हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और कभी कभी स्वेलिंग या कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन या प्रोलॉन्ग वैस्कुलराइजेशन यानी खून की धमनियों का बनना। इसके अलावा ड्राइनेस बहुत कॉमन है प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट लेंस से, क्योंकि जो कुछ सेल्स होते हैं वो रगड़ लगने की वजह से कॉन्टैक्ट लेंसेज के डैमेज भी हो जाते हैं, तो इसे हम कॉन्टैक्ट लेंस इंड्यूस्ड ड्राई आई कहते हैं। इन सारी चीज़ों का जो सबसे अच्छा इलाज है वो है कि अप्रोप्रिएट वेयरिंग टाइम एंड फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज। अगर इस तरीके से किया जाए तो ये कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम होते हैं। इसके अलावा आजकल ऐसी आई ड्रॉप्स आ गई हैं जिन्हें हम लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स आ गई हैं, जो कि प्रिजर्वेटिव फ्री हैं और कॉन्टैक्ट लेंसेज के ऊपर भी डाली जा सकती हैं। इस तरह की लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेके आप लगातार इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन आई ड्रॉप्स के डालने से काफ़ी हद तक इन कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। ज़्यादातर हम लोग ये रेकमेंड करते हैं कि प्रिजर्वेटिव फ्री आई ड्रॉप्स कॉन्टैक्ट लेंसेज के ऊपर डाली जाएं और प्रिजर्वेटिव्स वाली आई ड्रॉप्स कॉन्टैक्ट लेंस निकालने के बाद डाली जाएं। ये प्रिकॉशंस हम लोगों को लेना है। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जो कॉन्टैक्ट लेंस डिस्पेंसिंग के टाइम हमेशा बताई जाती है, और वो ये कि जब भी आँख रेड हो या दर्द या पानी आ रहा हो तो कॉन्टैक्ट लेंसेज बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। ये कुछ जनरल केयर पॉइंट्स हैं जो हम सबको ध्यान रखने चाहिए जब हम लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज को यूज़ करते हैं। लेकिन जब कॉन्टैक्ट लेंसेज को सही ढंग से फॉलो किया जाए, जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं डिस्पेंसिंग के टाइम पे, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज 100% सेफ़ होते हैं।